नमस्कार। जय हिंद साथियों। किससे भारत की आज़ादी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। हमने एक बोर्ड की व्यवस्था की है। बोर्ड इसलिए अरेंज किया है क्योंकि अधिकतर लोगों का सुझाव रहा है या मेरा भी व्यक्तिगत मानना है, कुछ चीज़ हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो जो देखकर विजुअली जितना सीखने की हमारे दिमाग की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो भी हम बात बताएंगे वो थोड़ा सा इस बोर्ड के माध्यम से दिखेगी तो अपने हमको समझने में और आसानी होगी। हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है, हमारा उद्देश्य है भारत के हर नागरिक को भारत की जानकारी होना चाहिए। मतलब किसी एग्जाम के पर्पज से या किसी छात्रों को पढ़ाने के हिसाब से इसकी शुरुआत नहीं की गई। सिर्फ भारत में एक आम नागरिक तक बेसिक समझ विकसित हो कि भारत किस किन किन कारणों से गुलाम हुआ और फिर किस तरह से आज़ाद हुआ। तो 1857 की क्रांति जो कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्रांति है। आइए जानते हैं 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या कारण ऐसे निर्मित हो चुके थे 1857 तक जो 1857 की क्रांति हुई। पिछली वीडियो में हमने 1757 से अवध युद्ध से इस वीडियो की शुरुआत की थी। अब समझ लीजिए लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं और इन 100 सालों में मराठाओं से, अवध से, मैसूर से, पंजाब से, सिंध से हर जगह अंग्रेजों ने युद्ध कर करके और भारत के काफ़ी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लोगों के अधिकारों का दमन किया है और इसी सब का परिणाम है 1857 क्रांति। यह एक तरह का एक सैनिक विद्रोह भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि इसकी शुरुआत सैनिकों के विद्रोह से ही हुई है। सैनिक विद्रोह 1857 क्रांति हुआ क्या दोस्तों? 1824 में जब ब्रिटिश भारत में जो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो हमारे भारतीय लोग थे, भारत के सैनिक थे, उनको उस समय ये लगता था कि समुद्र पार जाने से उनकी जाति और धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए 1824 में बर्मा युद्ध के लिए सैनिकों ने जाने से इनकार कर दिया और उसको इस बात की सजा मिली, बहुत से सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। एक ये कारण रहा सैनिकों में विद्रोह पनपने का। दूसरा कारण क्या था? 1830 में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अंग्रेजों ने खुली छूट दे दी और जो भी ईसाई, अगर कोई हिंदू ईसाई बनेगा तो उसकी पैतृक संपत्ति पे उसका अधिकार रहेगा, ये भी कानून पारित कर दिया। और संपत्ति के लिए ईसाई धर्म के लिए संपत्ति जुटाने का अधिकार भी ईसाइयों को मिल गया। और 1856 में अंग्रेजों ने ये कहा कि जो बहादुर शाह जफर है ये अब अंतिम मुगल शासक रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने मराठाओं की पेशवाई समाप्त कर दी थी, ठीक उसी तरह से अब कोई बादशाह नहीं रहेगा और लाल किला आपको खाली करना पड़ेगा। ये अंतिम मुगल शासक रहेंगे। ये अंग्रेजों ने पहले ही कह दिया था। लॉर्ड कैनिंग उस समय पर जनरल गवर्नर भारत में थे। और एक दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण मंगल पांडे जी था। उससे पहले हम दो तीन चीज़ें और जानेंगे, जैसे कि पेशवाओं की पेशवाई समाप्त करके पेशवा को नागपुर भेज दिया था। तो पेशवा के पुत्र थे नाना साहब, नाना साहब दत्तक पुत्र थे। तो अंग्रेजों ने कह दिया था कि आपके दत्तक पुत्र को पेंशन नहीं मिलेगी। और वैसा ही झांसी की रानी के साथ भी हुआ, क्योंकि झांसी के राजा की मृत्यु के बाद जो रानी साहब के पास जो गोद लिया हुआ पुत्र था, तो अंग्रेजों का साफ कहना था कि हम किसी गोद ली हुई संतान को आपकी संतान नहीं मानेंगे। देखिए, मतलब समझने की बात है किस तरह से अंग्रेज हमारे देश में कानून चला रहे हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और इसका सबसे बड़ा कारण था ये सब आपस में बटे हुए थे। भारत था ही नहीं एक तरह से, मतलब किसी ने राष्ट्र के प्रति नहीं सोचा था। सब अपनी अपनी रियासत, अपने अपने राजपाट के बारे में सोच रहे थे। कई रियासतों में भारत बटा हुआ था और हर रियासत को सिर्फ अपनी चिंता थी। अगर किसी पड़ोसी रियासत के साथ कुछ गलत होता था तो दूसरी रियासत के राजा महाराजा या बादशाह जो भी उस समय रहा करते थे, उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी कि चलो हम बचे हुए और इनके साथ ऐसा हुआ। अब आते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो एक उस समय कारतूस चलता था, चर्बी वाले कारतूस के नाम से इतिहास में वर्णन है। और मंगल पांडे अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी जहाँ ये कारतूस बनाए जाते थे, उस
उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल की जाती थी। किसी तरह कोई अंग्रेजी सैनिक उस समय उस फैक्ट्री में पहुंचा और उसने ये देखा कि यार ये तो गाय मरी पड़ी है, ये सुअर मरा पड़ा है और इनकी ये चर्बी गर्म करके निकाल रहे हैं और ये कारतूस पे जंग नहीं लगे इसलिए इनका लेप किया जा रहा है। तो उसने आकर के बाकी सैनिकों को बताया और फिर मंगल पांडे वहाँ पहुँच गया। मंगल पांडे जी ने देखा कि हकीकत में ये हो रहा है, तो उस समय मंगल पांडे जी के जो अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, उनसे उन्होंने कहा कि देखिए आप इस तरह से ये क्या कर रखा है, पूरा हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, लोग हमारे घर नहीं आएंगे, हमारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। पांडे जी मतलब पंडित, अब पंडितों से अंग्रेजों ने विद्रोह कर लिया। तो जो लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज थे उन्होंने निकाली अपनी बंदूक और बताया ऐसे निकालते, ऐसे निकाल करके और दोनों को गोली मार दी। इस कारण से 29 मार्च को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई बैरकपुर में सभी सैनिकों के सामने। और यही फांसी सैनिक विद्रोह की बहुत बड़ी वजह बनी, क्योंकि सारे सैनिक विद्रोह में अब शामिल हो चुके थे। इधर से भी सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा था, सैनिक किसान परिवार से भी आते थे, सैनिकों को पेंशन और वेतन की समस्याएं हो रही थी, किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, तो किसान परिवार से बहुत सैनिक थे। तो इस तरह से एक सैनिक विद्रोह 1857 की क्रांति की शुरू हुई। तय हुआ था कि 30 मई को विद्रोह किया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने जितने भी लोगों को अपने साथ रखते थे दारू सबको पिलाते थे और बैठे हुए थे, पी ली थी, तो एक किसी ने उसी में से बोल दी कि 30 मई को विद्रोह होगा और अंग्रेजों को वो बात पता चल गई कि ये तो कुछ करने वाले हैं, इसलिए विद्रोह 30 को होना था। और सारे सैनिकों ने विद्रोह 9 मई की रात 10 मई को ये विद्रोह कर दिया। तो चर्बी वाले कारतूस का विरोध करने से सैनिकों ने विरोध किया कि चर्बी वाले कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। तो 85 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया तो और उनको जेल में डाल दिया। तो हुआ क्या, 10 मई 1857 की रात को सैनिकों ने मेरठ की जेल पर हमला बोल के वहाँ जो सैनिक थे उन सबको छुड़ा लिया और सारे हथियार अपने कब्जे में ले लिए। और फिर इसके बाद रात में ही एक सैन्य टुकड़ी दिल्ली की ओर बढ़ी, क्योंकि सैनिक चाहते थे बहादुर शाह जफर को अपना प्रमुख वापस से नियुक्त किया जाए। और दिल्ली की रात में ही दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में जहां अंग्रेजों का छावनी थी वहां जाकर के उन्होंने आक्रमण किया और अंग्रेजों को मारा और बाकी वहां से हथियार ले लिए। और फिर बहादुर शाह जफर ने इनसे मिलना चाहते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के डर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। सारे सैनिक अंदर ही पहुंच गए और बहादुर शाह जफर को सैनिकों की बात माननी पड़ी और सैनिकों ने का निवेदन किया कि आप जितने भी राजे रजवाड़े रियासत है सबसे इस विद्रोह में शामिल होने का आग्रह कीजिए। और बहादुर शाह जफर ने सारे राजे रजवाड़ों को एक चिट्ठी लिख करके इस विद्रोह में, इस लड़ाई में शामिल होने के लिए आह्वान किया। और धीरे धीरे करके इस 1857 के सैन्य विद्रोह में सारी रियासतें, सारे राजे रजवाड़े या जो भी उस दौर में अंग्रेजों से प्रताड़ित थे सब इसमें शामिल हुए। अब हुआ क्या कि जो नाना साहब थे, पेशवा जी के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे, तो उन्होंने एक सैन्य टुकड़ी बनाई और कानपुर में जितने भी अंग्रेज थे सबको कानपुर से खदेड़ दिया, मार दिया, और जो बचे वो कानपुर से अपनी जान बचाकर भाग गए। दूसरा जो लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली खां, उनके बेटे को नवाब मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। तो विद्रोहियों ने लखनऊ पर आक्रमण करके और अंग्रेजों की टुकड़ी को वहाँ से खदेड़ा, जो था उनको मारा। और उनके जो बेटे थे वाजिद अली खान के जो बेटे थे उस समय ब्रिजेश
कद्र उसको लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया, और ब्रिटिश कद्र ने अपने आप को बहादुर शाह के अधीन मान लिया कि अब हम दिल्ली शासन के अधीन रहेंगे। और इसकी माँ जो थी हजरत महल, इन्होंने भी विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विद्रोह को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। और जानते हैं ऐसे और कौन कौन से शासक इस विद्रोह में शामिल हुए। आगे झांसी की रानी ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर युद्ध किया और अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। काफ़ी अंग्रेजों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मारा। और इसके बाद मध्य भारत में अवंतीबाई लोधी, जो मांडला क्षेत्र था, अभी वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश और मंडला जिला समझ लीजिए, अवंतीबाई लोधी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ 4000 सैनिकों की एक सेना तैयार की और अधिकतर क्षेत्रों से अंग्रेजों को खदेड़ दिया और अंग्रेजों को सभी जगहों पर हार का सामना करना पड़ा और बहुत नुकसान अंग्रेजों को हुआ। अवध, जो कि इससे पहले हमने बताया था कि 1856 में अंग्रेजों ने बोल नहीं दिया था, अंग्रेजों ने अवध रियासत को खुद अपने हाथों में ले लिया था, पूरी तरह से अपने कब्जे में अवध रियासत को ले लिया था। तो अवध में भी चारों ओर बगावत फैल गई थी। इसके बाद क्या होता है, और इसके बाद फैजाबाद के जो मौलवी थे अहमद उल्लाह खां ने भी एक अपनी सेना बनाई और अंग्रेजों से लड़ते हुए लखनऊ पहुंच गए, लखनऊ के नवाब की सहायता के लिए। और दिल्ली में जो भी गाजी लोग थे उस समय, मुगल शासक के गाजी लोग थे, सारे गाजी लोग दिल्ली में एकत्रित हुए बहादुर शाह जफर को प्रोत्साहन करने के लिए और उनकी सहायता के लिए। और एक बरेली के एक सिपाही थे, ये बहुत प्रख्यात हुए। अगर कोई छात्रा हमारी ये वीडियो देख रहा है, जिनको एग्ज़ाम पर्पज से ये वीडियो देखना है, तैयारी कर रहे हैं, तो बख्त खां जो थे उससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते रहते। बख्त खां ने भी एक अपनी सेना बनाई और ये भी बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली की ओर कूच कर गए बरेली के सिपाही। इसके बाद और कौन कौन इस युद्ध में शामिल होते हैं, कौन कौन इस महान विद्रोह में शामिल हुए, और ये वो भी जान लेते हैं। और एक बिहार के जमींदार थे कुंवर सिंह, ये भी इस युद्ध में, इस विद्रोह में कूद पड़े और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भी एक सैन्य टुकड़ी तैयार की और अंग्रेजों से लड़ाई की। इसी तरह एक एक करके पूरे भारत में ये विद्रोह फैल चुका था। और लेकिन अब एक बात आपको समझनी होगी कि ये जितने भी लोग थे, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे अवंतीबाई लोधी हो, चाहे नाना साहब हो, चाहे खुद बहादुर शाह जफर जो भारत के मुगल शासक उस समय हुआ करते थे, ये सब अपने अपने व्यक्तिगत कारणों से लड़ रहे थे। इनको जमींदारी नहीं करने दी, झांसी की रानी को उनका पुत्र को उन्होंने राजा मानने से इनकार कर दिया, नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया, बहादुर शाह जफर को बोल दिया था कि आप अंतिम मुगल शासक हैं। और सबके अपने अपने क्षेत्र को लेकर के विद्रोह था, लेकिन एक भी किसी को देश के लिए विद्रोह नहीं था। देश के लिए अगर कोई लड़ रहा था तो वो जो सैनिक जो 1857 में क्रांति की शुरुआत जिन्होंने की थी, वो इस देश के लिए लड़ रहे थे और वो पूरा राष्ट्र एक करना चाहते थे। उन्हीं की प्रयासों से राष्ट्र एक होने वाला था। लेकिन ये सब अपनी अपनी जमींदारी, अपनी अपनी रियासत के लिए मैदान में कूदे थे। खैर जो भी हो, लेकिन एक साथ होकर के फिर भी सब लड़ रहे थे। अब क्या होता है, इतने सब लोगों के आने के बाद अब अंग्रेज़ों का पलटवार होगा। अब अंग्रेज़ों ने कैसे पलटवार किया इसको हम जानते हैं। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल ये टाइटलर ने एक टेलीग्राम भेजा कमांडिंग चीफ को, और टाइटलर ने इस टेलीग्राम में कमांडिंग चीफ से कहा कि हमारे लोग लगातार बढ़ रही विद्रोह और विद्रोह की संख्या से लगातार युद्ध कर करके थक गए हैं, परेशान हो गए हैं,
और अब हमको हार का बहुत बड़ा डर है, अब बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो चुका है, हमको सैनिक सहायता मिलनी चाहिए। अब क्या होता है समझेंगे। फिर जब इंग्लैंड से कुछ आधुनिक हथियार के साथ और सैनिक भारत पहुंचे और उन्होंने वापस से दिल्ली पर आक्रमण किया और 18 सितंबर 1857 तक वापस दिल्ली को कब्जे में कर लिया। लेकिन इस बीच में सिंधिया रियासत के जो राजा थे सिंधिया, उन्होंने दगाबाजी कर दी थी और जो दिल्ली में हथियार रखे हुए थे, जो हमारे क्रांतिकारी सैनिकों ने अपनी लड़ाई के लिए इकट्ठे करे थे, वहाँ पर आग लगवा दी और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो खुफिया जानकारी ब्रिटिश की सेना को दी, जिससे हमारे काफ़ी सैनिक और काफ़ी क्रांतिकारी जो उस समय लड़ रहे थे वो मारे गए। तो और बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ, 1858 में उसको मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और उसके सामने ही उसके दो बेटों को अंग्रेज़ों ने गोली मार दी। सोचिए कितना निर्दयता से इस आंदोलन को कितना क्रूरता से कुचला गया और 1858 तक ही लखनऊ में कब्जा कर लिया, लखनऊ भी अपने हाथ में ले ली। जून में रानी बाई लक्ष्मीबाई भी शहीद हो गई जून के महीने में। उसके बाद रानी अवंतीबाई लोधी की शहीद हो गई। तात्या टोपे जो है वो मध्य भारत के जंगलों में छिपकर और वहाँ के जो आदिवासी किसान थे उनके साथ मिलकर बीच बीच में गोरिल्ला युद्ध यानी कि जो छापा मार युद्ध है, जो हमने एक बार इतिहास में अगर पढ़ा होगा तो महाराणा प्रताप भी इस तरह का युद्ध किया करते थे। वो युद्ध करते रहे, गोरिल्ला मार युद्ध तात्या टोपे द्वारा लगातार चलता रहा। अब अंग्रेजों ने अब इस दोबारा इस तरह का विद्रोह नहीं हो, धीरे धीरे करते करते 1859 तक पूरे भारत पर अंग्रेजों ने पुनः अपना कब्जा कर लिया। और अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से कमान अब महारानी ब्रिटेन के हाथों में चली गई। अभी तक हम देख रहे थे जो भी घटनाएं हो रही थी वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एक कंपनी मात्र ये कर रही थी। अब ये सब महारानी ब्रिटेन के अंडर में चला जाएगा। राजाओं महाराजाओं को कई तरह के लालच दिए गए। क्रांतिकारियों से कहा कि आप अपने सरेंडर कर दीजिए, अंग्रेजों की शरण में आ जाइए, आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। राजाओं से कहा जिनसे अभी तक वो कह रहे थे कि आपके दत्तक पुत्रों को आपका पुत्र उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, वो भी उन्होंने शर्त मान ली कि आपके दत्तक पुत्र भी आपके अधिकारी होंगे। उसके बाद जो भी आपकी संपत्ति है उस पर उसका पूर्ण अधिकार रहेगा, आपके क्षेत्र में आप अपने हिसाब से सारा राजपाट चला सकेंगे। ये सारी शर्तें अंग्रेज़ों ने भी मान ली और कुछ बहुत सारा लालच दे करके सारे रियासतों को, राजाओं को और आम लोगों को या जो लालच में नहीं आए उनको मार के फांसी की सज़ा दे के कई लोगों को फांसियों पर लटका दिया गया। चेसा भी हुआ हर तरह से इस विद्रोह को ख़त्म करके और पुनः 1859 तक अंग्रेज अपने उसमें आ गए। अब हुआ क्या कि जो महारानी ब्रिटेन है उसने जो अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख भारत में कौन हुआ करता था, जनरल गवर्नर। अब 1857 के इस विद्रोह के बाद जो नया कानून बनाया, अब ये भारत का वायसराय हो जाएगा। मतलब भारत में महारानी ब्रिटेन का प्रतिनिधि अब जनरल गवर्नर ना हो करके वायसराय होगा। अब अभी तक जो हम 1757 से जो भी एक्ट और नियम और जो भी युद्ध हुए उस सब में जनरल गवर्नर के बारे में पढ़ रहे थे, अब जो चीज़ें होगी वो वायसराय के कार्यकाल में होगी। तो हमें अब वायसराय और अब 1857 की क्रांति के बाद महारानी ब्रिटेन भारत की साम्राज्ञी हो गई। मतलब जितने भी राजा महाराजा थे सब ने ये स्वीकार कर लिया कि अब हमारी रानी महारानी ब्रिटेन रहेंगी। अगली वीडियो में अब हम जानेंगे कि अब क्या होता है भारत में, किस तरह से धीरे धीरे क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ती है और फिर भारत की आज़ादी तक के सारे किस्से अब इस सीरीज में चलेंगे जिसमें वायसराय होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।